दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो और पुरानी गाड़ियां तैयार की जा रही थी। i20 इको स्पोर्ट्स के अलावा दो गाड़ियां तैयार की जा रही थी। गाड़ियों में विस्फोटक रखे जाने की प्लानिंग की गई थी। 3 गाड़ियों के जरिए बड़े धमाके की तैयारी थी। एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या विस्फोटकों के लिए अलग से गाड़ियां तैयार की जा रही थी। i20 और इको स्पोर्ट्स मामलों के बाद ये पता चला है कि संदिग्ध दो और ऐसी ही पुरानी गाड़ियां तैयार करने की योजना बना रहे थे, जिनमें विस्फोटक रखे जाते और लक्ष्य को बड़ा किया जाता। यानी ये सिर्फ एक धमाका नहीं होना था, बहुत सारे धमाकों को अंजाम देने की तैयारी थी। और जिस तरीके से विस्फोटक या फर्टिलाइजर जिनके जरिए विस्फोटक तैयार किया गया, वो छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 20 क्विंटल एनपीके फर्टिलाइजर, जिसके जरिए ये लोग विस्फोटक और फिर उसे आईडी के साथ जोड़कर एक बम की शक्ल देते, जिससे बड़ा धमाका, बड़ा नुकसान होता। सिर्फ एक गाड़ी में ऐसा नहीं होना था। i20 जिस गाड़ी में धमाका हुआ, लेकिन इसके अलावा फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार और इसके अलावा दो और गाड़ियों की मालूमात एजेंसीज को चली हैं, जिनके जरिए इस लक्ष्य को और बड़ा किया जाना था। कई और ठिकानों पर ये धमाके होने थे, यानी नुकसान और बड़ा करने का इरादा था इन लोगों का। तैयारी लगभग हो चुकी थी, लेकिन एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन में जहां कुछ गिरफ्तारियां हुई, वहीं पैनिक में लाल किले के पास इस धमाके को अंजाम दे दिया गया। और मेरे साथ सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, हिमांशु से समझने की कोशिश कर लेते हैं। हिमांशु, एक एक कर अब कई खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर शाहीन एक और सूत्रधार इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई, उनसे कई इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ चुके हैं। एनपीके को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम से, नूह से, आसपास के इलाकों से इस फर्टिलाइजर को खरीदा जा रहा था। क्वांटिटी 20 क्विंटल से ज्यादा, 3 लाख रुपयों में इस फर्टिलाइजर को खड़ा किया गया, ताकि उसकी बदौलत बम तैयार किया जा सके, बतौर विस्फोटक उसका इस्तेमाल हो। ये एक जानकारी। दूसरी जानकारी कुछ और गाड़ियों को लेकर मिल रही है कि कुछ और गाड़ियां ऐसी ही सेकंड हैंड कार्स खरीद करके, पुरानी गाड़ियां लेकर धमाकों में उनका इस्तेमाल किया जाना था। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से और तथ्य आपके पास? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपको बड़ी जानकारी दे दें, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यूपी एटीएस और एनआईए को जो है डॉक्टर शाहीन के कई जो है दस्तावेज मिल चुके हैं। वहीं डॉक्टर शाहीन के कई फोटो और दस्तावेज जो है वो मिले हैं, और इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी के दस्तावेज जो है वो बरामद किए हैं। वहीं जैसा आपने जिक्र किया, 3 लाख रुपए और 20 क्विंटल से ज़्यादा जो है एनपीके फर्टिलाइजर जो है वो इन्होंने खरीदा था, और गुरुग्राम नूह के आसपास से ये फर्टिलाइजर जो है खरीदा गया था। और वहीं डॉक्टर मुजम्मिल आदिल और उमर और शाहीन ने जो है ये पैसे जुटाए थे, यानी कि ये एक बड़े धमाके की साजिश की जा रही थी। और आपको बताएं कि चारों ने मिलकर 20 लाख रुपए जो है वो नगद जुटाए थे, और उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच जो है पैसे का विवाद भी जो था, ये बड़ी बात आपको बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में ये भी तथ्य निकल कर आ रहा है कि पैसे को लेकर कैसे इस पूरे मामले में विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था, जहां पर इन लोगों की बातचीत होती थी। लेकिन एक बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें कि किस तरीके से ये जो है कई जगहों पर ये जो फिराक में थे कि बम धमाका करना है, आईडी ब्लास्ट करना है, उसमें न केवल i20 कार, बल्कि इसके अलावा जो कल इको स्पोर्ट बरामद हुई है, वहीं ये भी पता चल रहा है कि एक और जो गाड़ी है उसको लेकर भी तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अन्य गाड़ियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि संभावना यह है कि उनमें भी विस्फोटक सामान छुपे हो सकते हैं। और तीसरी जो कार है वो मारुति ब्रेजा है, यानी कि अब उसकी भी तलाश की जाएगी, मारुति ब्रेजा की, जिसमें कहीं ना कहीं वो संदिग्ध वस्तु हो सकती है, विस्फोटक सामान भी हो सकते हैं। क्योंकि कल देखिए रात में जिस तरीके से इको स्पोर्ट को बरामद किया गया था, वहां पर तमाम फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो बरामदगी की गई थी उसकी जानकारी दी गई थी, और उसके बाद वहां पर मौके पर किस तरीके से एजेंसियां पहुंची, एनएसजी की टीम पहुंची थी, और उसके अलावा कई जो क्राइम ब्रांच से लेकर स्पेशल सेल से लेकर सारी टीमें वहां मौजूद थी। लेकिन जांच में यह भी पता चला है कि हमलावर जो है अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ आरडीएक्स का मिश्रण का भी इस्तेमाल करने जा रहे थे, यानी
हैं कि आरडीएक्स का भी इसमें इस्तेमाल करने जा रहे थे और 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में भी बड़े जो है हमले की साजिश रच रहे थे। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी प्लानिंग कितने बड़े स्तर पर बड़ी थी। खौफनाक न प्लानिंग थी, केवल इरादे राजधानी दिल्ली बहुत बल्कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने के थे। बने रहिए आप हिमांशु। इस बीच अपने दर्शकों को दिल्ली विस्फोट मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता दें, जो जानकारी अभी हिमांशु भी दे रहे थे कि इरादा कई और जगहों पर धमाका के था। 4 शहरों में सिलसिलेवार विस्फोट की योजना बनाई गई थी। करीब 8 संदिग्धों ने इस योजना को तैयार किया था। 2-2 के ग्रुप में 4 शहरों में इन लोगों के जाने की योजना थी। हर ग्रुप अपने साथ कुछ आईडी ले जाने वाला था, डेफिनेटली, जिसका इस्तेमाल धमाकों के लिए ही होता। तो देखिए 8 ये लोग संख्या में इन्होंने एक योजना बनाई, खौफनाक इरादों की योजना। 4 शहरों में सिलसिलेवार विस्फोट की योजना, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 शहरों में किसी एक जगह पर धमाके होते, सीरियल ब्लास्ट किए जाने की तैयारी थी। करीब 8 संदिग्धों ने इस योजना को तैयार किया था और ये लोग 2-2 के ग्रुप में अलग अलग शहरों में बंटते और फिर आईडी के इस्तेमाल से धमाकों को अंजाम देते, वो भी सीरियल ब्लास्ट के रूप में। डॉक्टर उमर के रूट का भी खुलासा हो चुका है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया उमर, रात में कार में ही सोया। तो देखिए इरादे खौफनाक थे। उसे पता था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और अब उसका बचना आसान नहीं होगा, लिहाजा उसने अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग एक दिन पहले ही शायद कर ली थी, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकला, बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली पहुंचा और फिर रात में कार में ही सोया। दिल्ली के कुछ इलाकों में उसकी मूवमेंट भी रात के समय स्पॉट की गई थी। कनॉट प्लेस इलाके में उसकी मूवमेंट चिन्हित की गई, मयूर विहार इलाके में उसकी मूवमेंट चिन्हित की गई थी। और जिस तरीके से लाल किले के इलाके में उस रोज भी दोपहर से लेकर के लगभग शाम के 6:48 तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में उसकी कार मौजूद रही। वहां से 6:48 पर बाहर निकला और 6:52 पर उसने इस धमाके को अंजाम दिया। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल मूवमेंट कि किस तरीके से उमर ने धमाके को अंजाम देने से पहले एक रोज पहले रात में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस को छोड़ा और उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया। दिल्ली में रात में कार में ही सोया। इसकी गाड़ी कनॉट प्लेस में भी देखी गई और मयूर विहार के भी सीसीटीवी कैमरों में स्पॉट हुई। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, जो उमर की अब मूवमेंट है उसे टेक्नोलॉजी के जरिए, डेटा के जरिए खंगाला जा रहा है, तो ये पाया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से वो एक रोज पहले रात में ही निकल चुका था, बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो चुका था, रात में अपनी कार में ही सोया और उसके बाद उसकी जो मूवमेंट है और जो कुछ घटनाक्रम रहा वो आप और हम सभी वाकिफ हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जो सारे डाटा जो जुटाए जा रहे हैं और अभी तक आपको बता दें कि तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है सीसीटीवी फुटेज या और अलग अलग जो जानकारियां हैं वो जुटा लिया गया है। आपको बड़ी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कहां कहां गया, किस तरीके से वो यहां तक दिल्ली तक पहुंचा, उस दौरान उसने क्या क्या गतिविधि की, ये सारी जो पड़ताल है, जो सारी जाँच है वो कहीं ना कहीं NIA ने जुटा ली है और यही बड़ी वजह है कि अब ये जाँच काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और देखिए इस पूरे मामले में जब DNA सैंपल भी मैच हो गया है कि जो उमर था वही गाड़ी के अंदर जो बम ब्लास्ट में मारा भी गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता जरूर NIA को मिली है और तमाम जो एजेंसियां लगातार इसमें काम कर रही हैं और बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें कि जहां इस समय हम मौके पर जहां मौजूद है लाल किले में, उसी जगह जहां पर ये पूरी घटना हुई, यहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही एक बॉडी जो है, एक मानव शरीर, वो भी अभी थोड़ी देर पहले बरामद की गई है और FSL की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, जहाँ पर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आज भी वो लोगों के जो शव के टुकड़े हैं या बॉडीज हैं वो अभी भी बरामद किया जा रहा है। और अब थोड़ी देर पहले ही FSL की टीम यहाँ पर पहुंची थी और इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम पहुंची थी। मतलब कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह हादसा रहा होगा, किस तरह का मंजर रहा कि अभी तक लोगों के शव या लोगों की बॉडी के टुकड़े जो है बरामदगी की जा रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां
किस तरह से वहाँ पर सब कुछ ये सारा काम चल रहा था। लेकिन हम जब वहाँ फरीदाबाद भी गए थे, जब हमने लोगों से जी। बातचीत करी, तो लोग जिस तरह की बयान दे रहे थे वो बड़ा चौंकाने वाला बयान था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, या फिर कई लोग तो ऐसे भी कह दे रहे थे कि वो जो जो मुजम्मिल था, डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, वो 5 बार की नमाज पढ़ता था। ऐसी तमाम बयानबाजी जो है देखने को मिली। लेकिन देखिए जो इमाम को भी गिरफ्तार किया गया, जो जिस मस्जिद में वो जाता था नमाज पढ़ने के लिए, वो भी शक के दायरे में है। यानी कि कई जो है कड़ियाँ एक दूसरे से ये मिली हुई हैं, और कई लोग, तकरीबन 18 लोग जो है इस पूरे मामले में, जिसमें से 6 तो डॉक्टर ही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो लोग हैं किस तरीके से लगातार ये पूरा कई महीनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी, और कितने सारे लोग इसमें मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन जो इनकी प्लानिंग थी उसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। ये जो दिल्ली में जो धमाका हुआ, लेकिन इनकी प्लानिंग और भी ज़्यादा भयावह और भी ज़्यादा बड़ी थी, और कई जगह पर ये प्लानिंग कर रहे थे। बिल्कुल, हालांकि उमर के जहन में उस समय क्या चल रहा था ये कहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी वो गया और फिर घूम करके वापस वो बदरपुर के रास्ते दिल्ली में ही दाखिल होता है। उसके इरादे उस वक्त उसके जहन में कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन अंत में उसे दिल्ली में ही धमाका करना बेहतर महसूस हुआ, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। बहुत शुक्रिया हिमांशु, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।